दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में जान चुके थे कि मुर्शिद कुली खां किस प्रकार से बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाता है। ये चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं और बहुत बढ़िया से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि मुर्शिद कुली खां के बाद जो शासक हुए वो कैसे रहे, फिर दस्तक का क्या उपयोग था और दस्तक किस प्रकार से उसका दुरुपयोग अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे, और बालाजी बाजीराव का आक्रमण किस प्रकार से हुआ था ये भी जानेंगे, और मोहम्मद रंगीला से नवाब का सर्टिफिकेट किस प्रकार से अलीवर्दी खां ने लिया ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुर्शिद कुली खां तक हम पढ़ लिए थे। मुर्शिद कुली खां के बाद अगला शासक जो बना था वो शुजाउद्दीन बना था, और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जान लेते हैं कि शुजाउद्दीन के बाद जो था सरफराज शासक बना। सरफराज एक तरह से अयोग्य शासक था। यह अयोग्य था, यह बात अलीवर्दी खां बहुत ही अच्छी प्रकार से जानता था, और अलीवर्दी खां उस समय बिहार का नायब सूबेदार था। अब बात आती है कि अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार था, तो इससे पहले हम आपको ये भी बताए थे कि जो बिहार था वो बंगाल का ही हिस्सा था। पहले बंगाल में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ ली है। तो ये बात अलीवर्दी खां को पता था कि सरफराज खां एक तरह से अयोग्य शासक है, और इसकी अयोग्यता को यह जानकर अब यह क्या करता है कि इसको गद्दी से हटा देता है सरफराज खां को, और अलीवर्दी खां खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल का नवाब बनने के लिए इसने क्या किया कि मोहम्मद रंगीला देखिए, एक चीज़ आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि स्वतंत्र राज्य का मतलब बताए थे कि जो मुगलों से स्वतंत्र हो, जो मुगलों का वहाँ पे कोई अधिकार न हो, उसे ही हम स्वतंत्र राज्य बताए थे। तो जो मोहम्मद रंगीला था वह मुग़ल बादशाह था। तो इस मुग़ल बादशाह से यह अलीवर्दी खां ने नवाब का क्या ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, और वह अब बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया। अब आधिकारिक रूप से बंगाल का नवाब कौन है, तो अलीवर्दी खां है। अब आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं, इधर संघर्ष हो रहे थे, इधर मराठा संघर्ष हो रहा था। मराठों में जो बालाजी बाजीराव था वो क्या कर रहे थे, वो ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहे थे, और उसी आक्रमण के क्रम में उन्होंने क्या किया कि अलीवर्दी खां पे भी आक्रमण कर लिया, और उनसे उड़ीसा को क्या कर लिया, छीन लिया। ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि उड़ीसा को बालाजी बाजीराव ने 1751 में आक्रमण करके अलीवर्दी खां से छीन लिया था। इधर अंग्रेज और फ्रेंच आपस में, अंग्रेज और फ्रेंच का क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज और फ्रेंच लड़ रहे थे, और अंग्रेज और फ्रेंच जब लड़ रहे थे तो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। फोर्ट विलियम की किलेबंदी का मतलब ये होता है कि उस पर तोप वोप जो भी मारे तो उससे थोड़ा मतलब ज़्यादा नुकसान न पहुँचे, तो उसका वो पूर्ण रूप से किलेबंदी कर रहे थे। ये बात अलीवर्दी खां को भी पता था कि ये किलेबंदी कर रहे हैं तो हमारे लिए भी भविष्य में ये खतरा बन सकते हैं, लेकिन अलीवर्दी खां को यह पता था कि अगर हम अंग्रेज़ से कुछ बोलेंगे तो हमारे लिए ये घातक साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए एक बार इसका एक कथन है कि अलीवर्दी खां ने बोला था अंग्रेज़ों को कि अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये मार देंगी, और अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये सह देंगी। ऐसा कथन अलीवर्दी खां का था। ये पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में, जानेंगे। बात आती है कि अंग्रेज किस प्रकार से दस्तक का दुरुपयोग करते थे। तो पहली बात तो कि दस्तक होता क्या है, तो देखो दस्तक ये होता था कि मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेडिंग का अधिकार दे दिया था, कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेडिंग का मतलब कि आप कहीं भी व्यापार करेंगे आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये फ्री ट्रेडिंग का व्यापार का मतलब एक अधिकार दे दिया था। किसने, फर्रुखसियर ने। यह तो दस्तक हुई, और यह दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज करने लगे। मतलब यह कुछ सीमित अधिकारियों के लिए था, लेकिन वो अधिकारी सीमित अधिकारियों तक दस्तक नहीं रह गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे छोटे अधिकारी भी इसका उपयोग करने लगे थे। यह बात अलीवर्दी खां को भी पता था, लेकिन अलीवर्दी खां चुप था। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। एक कथन एग्जाम में पूछ लेता है कि
अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये मार देंगी, अगर छोड़ दिया जाए तो ये सह देंगी। यह किसका कथन है? तो यह कथन है अलीवर्दी खां का। ये आपको याद रखना होगा। अलीवर्दी खां ने यह तुलना अंग्रेजों से किया था। यहाँ पे मधुमक्खियों का तुलना अंग्रेजों से कौन कर रहा है? अलीवर्दी खां। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि अलीवर्दी खां जो था ना, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थी। अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थी। तो उसमें से 3 लड़कियों, जो उनकी 3 लड़कियाँ थी, उनमें से किसी एक लड़के का नाम सिराज था। तो उसी को मरने से पहले अलीवर्दी खां ने नवाब का घोषणा करता है कि अब जो नवाब बनेंगे वो सिराज बनेंगे। और सिराज किस प्रकार से नवाब बनता है ये आप देख लिया। और अब आगे वाली वीडियो में जानेंगे कि अब सिराज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। इससे पहले कि फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि कैसे क्या था। देखिए, मुर्शिद कुली खां को मैंने बताया था। मुर्शिद कुली खां कौन था? तो मुर्शिद कुली खां वही था जो बंगाल को स्वतंत्र राज्य की घोषणा मतलब कर दिया था। और उसके बाद उसका एक सुजाउद्दीन आया शासक, उसके बाद उसका बेटा सरफराज जो अयोग्य था। और यह इतना अयोग्य था कि बिहार का नायब सूबेदार इसको गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां क्या बन गया? वहाँ का शासक बन गया। और उसने नवाब का सर्टिफिकेट मोहम्मद रंगीला से ले लिया। अब बात आती है उड़ीसा कैसे गया? तो उड़ीसा बालाजी बाजीराव क्या करते हैं? अलीवर्दी खां पे आक्रमण करते हैं। तो मजबूरी में उड़ीसा को बालाजी बाजीराव को देना पड़ा। अलीवर्दी खां बालाजी बाजीराव को उड़ीसा दे दिए। और उधर अंग्रेज और फ्रेंच में संघर्ष चल रहा था। और फोर्ट विलियम की अंग्रेज क्या कर रहे थे? किलेबंदी कर रहे थे। तो किलेबंदी कर रहे थे तो ये किलेबंदी कहीं ना कहीं यह मुगल बादशाह के लिए, मुगल बादशाह जो वहाँ का बादशाह बंगाल के नवाब के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन रहा था। ये चीज़ अलीवर्दी खां जानता था, लेकिन यह इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। ये चीज़ आप इस वीडियो में जाने हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सिराजुद्दौला किस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक्शन लेता है और क्या होती है ये ब्लैक होल ट्रेजेडी, और कैसे रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन आकर एक योजना तैयार करते हैं और इनको हराने का षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।